everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के इनसाइट ऑफ इंडिया के अगस्त मंथ के कंपाइलेशन से, जिसमें हम आज डे सेकंड है और डे सेकंड में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो जो सुपर टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके में ईवीएस और एनवायरनमेंट आती है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इरावदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये तटों, नदी के मुहाने और मुहानों के पास खारे पानी में रहती हैं। भारत में इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? देखिए, 1 और 2, 1 3, 2 3 या 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3, यानी कि ये दक्षिण और पूर्व दक्षिण एशिया में भी पाई जाती हैं, नदी के मुहान और तटों पे भी पाए जाते हैं, और ये भारत की चिल्का झील में भी पाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो इरावदी डॉल्फिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तटीय क्षेत्रों में 3 नदियों में पाई जाती है, जिसमें म्यांमार की इरावदी नदी, इंडोनेशिया बोर्नियो की महाकाम और मेकांग नदी है। इसमें कभी कभी इसको जो मेन बोला जाता है वो इरावदी नदी डॉल्फिन के रूप में ही बोला जाता है, लेकिन ये एक सच्ची नदी डॉल्फिन नहीं है, ये समुद्री डॉल्फिन है। ठीक है, 3 नदियों में पाई जाती है, लेकिन नाम इसका क्या है? इरावदी नदी डॉल्फिन। ये नदी के मुहानों के पास खारे पानी में भी रहती है। इसे मीठी पानी में उपकेंद्र स्थापित किए हैं। गंगा और मेकोंग सहित नदियां होने के साथ साथ इरावदी नदी के नाम से इसका नाम जाना जाता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 7000 से अधिक इसकी जनसंख्या है। उड़ीसा वन विभाग के अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं ने 146 लुप्तप्राय इरावदियों को देखा है। और भारत में अगर बात करें तो चिल्का झील, जो एक लैगून आबादी वाली झील है, लैगून झील है, उसमें ये जलीय स्तनपायी पाया जाता है। और जो ये है इरावदी डॉल्फिन है, वो IUCN की रेड डाटा सूची में IUCN के खतरे में है। IUCN रेड डाटा की सूची के अनुसार ये खतरे में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि माइक्रोप्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है। माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक ठोस पानी के अघुलनशील प्लास्टिक कण होते हैं जो 5 मिलीमीटर से नीचे होते हैं। अपने आकार के कारण अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं या माइक्रोप्लास्टिक को वायु प्रदूषक भी माना जाता है। तो ऑप्शन केवल 1 2 या 2 3 या 1 और 3। तो इसमें से राइट आंसर है 2 और 3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। तो अपने आंसर देखते हैं। जो इसका एक्सप्लेनेशन है, माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक ठोस पानी में अघुलनशील उच्च बहुलक प्लास्टिक के आकार के कण होते हैं जो 5 मिलीमीटर से नीचे होते हैं। इन दोनों का उपयोग कई उत्पादों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है और उत्पादन में गिरावट में, यानी कि इसके उत्पादन में गिरावट भी उत्पन्न होने लगती है। सतही जल जीवों और नदियों के माध्यम से महासागरों में पहुँचता है। माइक्रोप्लेक्स समुद्री में गैर बायोडिग्रेडेबल और लगातार होते हैं। तो उसमें बायोडिग्रेडेबल पूछा था, तो वो ऑप्शन गलत होगा, यानी ये होते हैं गैर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आमतौर पर 1 म्यूमीटर के नीचे के आकार के जो प्लास्टिक कण होते हैं उनको नैनो प्लास्टिक बोला जाता है, और ये पर्यावरण के लिए उच्च जोखिम रखते हैं। ओके, उनके जो कम आकार की, इनकी जो माइक्रोप्लास्टिक उनके कम आकार की वजह से जो अल्ग सेल से 1000 गुना छोटे होते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक प्रकृति में भौतिक, एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल गिरावट की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता कि वो पूरी तरह से टूट जाए। पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक बेहद हानिकारक हाइड्रोफोबिक कार्बनिक प्रदूषकों को अवशोषित करता है, और माइक्रोप्लास्टिक को हटाना जलीय पर्यावरण अत्यंत कठिन है, यानी कि माइक्रोप्लास्टिक से जलीय पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे सभी प्लवक आकार के जीवों का खात्मा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को कंपोजिट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियों के सम्मेलन की मेज़बानी की है, जिसमें कंपोजिटिव डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD रियो सम्मेलन की सीधी सिफारिश से उपजा एकमात्र सम्मेलन है, एजेंडा 21 जिसमें, और कन्वेंशन की सार्वजनिक करने में
कन्वेंशन को सार्वजनिक करने में मदद करने के लिए 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का वर्ष घोषित किया है, जिसकी थीम थी मरुस्थलीकरण। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है या 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3। तो इसका जो आंसर राइट है वो 1 2, यानी कि भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियों सम्मेलन की मेजबानी की थी 2019 में, जिसकी थीम कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और UNCCD रियो सम्मेलन की सीधी सिफारिश जो एकमात्र सम्मेलन है जो एजेंडा 21 से रिलेटेड है। तो इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन COP यानी COP14 के 14वें सत्र की मेजबानी की और भूमि क्षरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सितंबर 2019 में कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD का कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण किया। भारत ने चीन में COP की अध्यक्षता ली है। UNCCD के बारे में देखते हैं। भारत ने चीन से ली है COP की अध्यक्षता। ओके, UNCCD के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। यह पर्यावरण और विकास को स्थायी से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो कैसा है? कानूनी रूप बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसमें भूप्रबंधन आता है। यह रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 की सीधी सिफारिश से उपजा एकमात्र सम्मेलन है, यानी UNCCD है वो रियो सम्मेलन एजेंडा 21 है उससे रिलेटेड है। ये कन्वेंशन को सार्वजनिक करने में मदद करने के लिए 2006 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का रेगिस्तानी और मजदूरी घोषित किया गया था। फोकस क्षेत्र इसमें कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिनके रूप में जाना जाता है, यानी जिन्हें ड्राईलैंड्स, जहाँ को सबसे ज़्यादा कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जाते हैं। तो जो थीम रही थी 2006 की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण रही है, जिसे घोषित किया गया था, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीसा पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक, यानी सीसा मीन्स लेड, प्राकृतिक रूप से जहरीली धातु है। इसके व्यापक उपयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण, मानव जोखिम और कई में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं दुनिया के हिस्से में आई हैं, जिसमें लेड प्रदूषण का योगदान करती है। तो कौन कौन सी? खनन, पेंट, मोटर वाहनों की बैटरी, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और पारंपरिक दवाएं। तो कोड चूज करना है 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो आंसर करेक्ट है, यानी कि इसमें पांचों ऑप्शन सही हैं। खनन भी है, पेंट भी है, मोटर वाहनों की बैटरी, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और पारंपरिक दवाएं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए, सीसा पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से जहरीला पदार्थ है। इसका व्यापक उपयोग व्यापक रूप में हो रहा है, यानी कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई हिस्सों में पर्यावरण प्रदूषण, मानव जोखिम, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें जो खनन, गलाने, विनिर्माण और रिसाइकलिंग शामिल हैं, जिसमें जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें कुछ गतिविधियाँ कुछ देशों में, जैसे लेडेड पेट, लेडेड गैसोलीन, लेडेड एविएशन ईंधन का निरंतर उपयोग हो रहा है। मोटर के लिए लेड एसिड बैटरी के निर्माण के लिए वैश्विक नेतृत्व की खपत का 3/4 से अधिक प्रयोग होता है। वाहनों में लेड हालांकि कई अन्य उत्पादों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे पिगमेंट है, पेंट है, शोल्डर है, सना हुआ ग्लास है, ये सारे। इसमें क्रिस्टल कांच के बने पदार्थ भी है, गोला बारूद, सिरेमिक ग्लासेस हैं, आभूषण, खिलौने, यानी सौंदर्य प्रसाधन, ये दवाइयाँ। तो दवाइयों में, बैटरियों में, और खनन में, और विनिर्माण में, रिसाइकलिंग में और सौंदर्य प्रसाधन, सारे में सीसा पाइप के माध्यम से, यानी पीने का पानी, सब में ये लेड सीसा मिलाया जाता है। और वैश्विक वाणिज्य में सीसा रिसाइकलिंग को प्राप्त होता है। तो ये खतरे का विषय बना हुआ है। ओके, खतरे का विषय बना जो पूरी पृथ्वी में फैलता जा रहा है और प्राकृतिक रूप से ये जहरीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्षतिपूरक वनीकरण कोष का उपयोग निम्नलिखित किस गतिविधि के लिए किया जाता है? वन्यजीव प्रबंधन, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस, वन क्षेत्रों में काम करने वालों के वेतन और चिकित्सा व्यय का भुगतान, या कैंपा कार्यों की निगरानी। तो कोड है 1 2 3 1 2 1 2 3 4 या 1 2 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्यावरण मंत्री ने जोर दिया है कि कैंपा फंड का उपयोग वेतन के भुगतान यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता है। भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि इसमें शामिल है। महत्वपूर्ण गतिविधियां जिस पर निधि का उपयोग किया जाएगा, क्षतिपूरक नवीनीकरण कैचमेंट के लिए होगा, एरिया ट्रीटमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, असिस्टेंट नेचुरल रिजनरेशन, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि
जंगल में संचालन, मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य, वन्य जीवी आवास में सुधार, प्रबंधन, जैविक विविधता और जैविक संसाधन वानिकी में अनुसंधान और कैंपा कार्यों की निगरानी आदि इसके बारे में देखा जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा था कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष का उपयोग किस गतिविधि के लिए किया जाता है। तो इसमें वन क्षेत्रों में काम करने वालों के वेतन, चिकित्सा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा, बाकी सब किए जाएंगे, यानी वन्यजीव प्रबंधन देखा जाएगा, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑपरेशन और कैंपा कार्यों की निगरानी, ये 3 किए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया हमने, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए तो वो पूछ लीजिएगा। ओके, और ऐसे ही आगे सीरीज़ चलती रहेगी। जो इकोलॉजी के क्वेश्चन और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है उनका इंस्टा से या फिर जैसे भी कोई भी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं या आए हैं उन सब चीज़ों का इसमें डिस्कशन किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू।